Assalamualaikum. You are watching Physics 7. I am Diagram. Today we are gonna study chapter number 3 of biology, remaining topics. ये स्मॉल चार्ट है जिसके अंदर 5 किंगडम जो था 5 किंगडम था हमने जो पढ़ा था लास्ट अपनी वीडियो के अंदर, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर कैरेक्टराइज्ड है और किन किन बेसिस पे देखिए. करेक्टर्स, सेल टाइप, सेल वॉल, क्या सेल वॉल है कि नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मेन करेक्टर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देखिए अब यहाँ पे किंगडम 5 में था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया. मोनेरा थे, सेल टाइप इनकी प्रोकैरियोट्स थे, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स थे, फंजाई यूकैरियोट्स थे. ये जो टेबल इतना इम्पॉर्टेंट है जिसके अंदर इन्होंने 5 किंगडम को बेसिक कैरेक्टर्स पे कैरेक्टराइज किया है. आज मैं आप लोगों को इसका ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं दूंगी क्योंकि हमने आगे आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. वायरस का क्या स्ट्रक्चर है, आप सुनते होंगे वायरस इसके बारे में, लेकिन आज हम लोग इसको पढ़ेंगे कि वायरस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका मेनली काम है. वायरस एक नॉन सेल्यूलर एंडियोपैरासाइट है. वायरस मतलब ये कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल पे नॉन सेल है, इसका कोई सेल नहीं है, बस ये जस्ट वायरस है. इसकी कोई भी सेल की इनके ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. इस वजह से इसको एंडियोपैरासाइट क्यों कहा जाता है. वो ऑर्गेनिजम्स जिनको एंडियोपैरासाइट कहा जाता है उसका मुराद ये होता है कि वो अपने सेल होस्ट सेल, मतलब ये जैसे ह्यूमन की बॉडी है, इसके अंदर एक वायरस घुस गया है तो ये इसके सेल के अंदर रहेगा, ये होस्ट है, इसकी सेल के अंदर वायरस रहेगा. इस वजह से इसको एंडियोपैरासाइट कहा जाता है. वायरस के पास, जैसे मैंने पहले भी बताई, कि किसी किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ना ही डीएनए होता है, ना ही आरएनए होता है, किसी किस्म की कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती. इट हैज़ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्साइड दैट इनक्लोज दी न्यूक्लिक एसिड. हाँ, या फिर इनके पास डीएनए हो सकता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर इनके पास आरएनए हो सकता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड. अच्छा, अब आप बात तो सोच रहे होंगे कि 5 किंगडम जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर किस्म के जानदार को करेक्टराइज किया है, लेकिन हमने पिछले टॉपिक्स में कहीं भी वायरस को नहीं पढ़ा या किसी भी किंगडम के अंदर वायरस को नहीं रखा गया. आप सब जानते ही होंगे कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल पे बेस है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया. इन तमाम 5 किंगडम के अंदर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इन तमाम के पास सेल्स हैं और ये मल्टी सेल्यूलर भी हैं और यूनिसेल्यूलर भी हैं. इनके पास सेल किस्म की कोई ना कोई चीज़ है इनके पास, लेकिन वायरस को इस वजह से इन किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किया क्योंकि इनके पास वायरस के पास किसी किस्म का कोई सेल नहीं था. वायरस आपका एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर घुस के वायरस डिजीज़ कॉज कर सकता है. प्लांट्स के अंदर टोबैको मॉस्किस डिजीज़ और एनिमल्स के अंदर, या फिर ह्यूमन, एनिमल्स और ह्यूमन की बात समझा, जैसे नज़ला हो जाना, ठंड लग जाना, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस और भी किस्म के वायरस जो है होस्ट सेल के अंदर एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस के अंदर जाके कॉज करता है. अब बड़ा मेन टॉपिक हमारे पास आ गया है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर. ये क्या चीज़ है, इसको मेनली इस टॉपिक के अंदर मेनली हम पढ़ेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है और किन चीज़ों पे डिवाइड करके उनको साइंटिफिक नेम दिया, मतलब कि पूरा प्रिंसिपल है वो जो कोरोलियस लिनियोसिस स्वेडिश के नेचुरलिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट किया था जेनेरा का और स्पीशी का, जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म को करेक्टराइज किया गया है. अब साइंटिफिक नेम का एडवांटेज क्या है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में बेतहाशा ज़बानें हैं, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, हिंदी, सराइकी, मुख्तलिफ जो है ज़बानें हैं. तो साइंटिफिक नेम का फ़ायदा क्या है, देखिए जैसे अब ऑनियन है, इसको इंग्लिश में ऑनियन कहते हैं, उर्दू में प्याज कहते हैं, और मुख्तलिफ़ ज़बानों में ब्लास्का, गांडा, मतलब मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ नेम है. लेकिन अगर आप साइंटिफिक नेम की बात करो तो हर ज़बान के अंदर साइंटिफिक नेम एक्सेप्टेड होता है. इंग्लिश में आप जैसे ऑनियन का साइंटिफिक नेम एलुमिनियम कैप्सिका,
ये उर्दू में भी आप इसको ये बोलेंगे, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, सिंधी में भी, मतलब हर ज़बान में आप साइंटिफिक नेम एक्सेप्टेड होता है। अब हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जिनके ऊपर बायोनॉर्मल नॉर्मल क्रिएचर का जो है आगाज़ है, यहाँ पर एक्सेप्टेड है। ये देखिए कुछ साइंटिफिक नेम प्लांट्स और एनिमल्स के। कॉमन नेम प्लांट्स का ऑनियन, एल्यूमिनियम सीपा, मैंगो प्लांट, मैंगीजेफ्रिया इंडिका, एल। ये जो एल है ना, इसको मैं आपको इसके एंड में समझाऊंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एल भी। नीम प्लांट, एजराटिका इंडिका, एनिमल्स फ्रॉग का राना टेगराना, कैट का फीलिस कैक्टस, हाउस फ्लाई का मॉस्का डोमेस्टिका। ये कुछ कॉमन नेम्स हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, उनका बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये देख रहे हैं कि हर नेम ना दो मतलब पार्ट्स में, हर नेम पूरा दो है। तो ये जो है ना राना, ये जो हिस्सा राना, ये जो वर्ड है राना, ये है जेनेसिस, ये जेनेसिस पे बेस होता है, और टेगरीना जो है ये स्पीशीज़ पे बेस होता है। अब हम लोग कुछ मेन प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं। 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर रखी हुई है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब भी साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप कंप्यूटर में लिखते हैं, अगर आपको कंप्यूटर में किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखना है, जैसे आपको फ्रॉग का लिखना है तो आपको राना टेगराना लिखना है, तो आप किस तरह लिखोगे? आप उसको इटैलिकाइज्ड करके प्रिंट आउट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप हैंड राइटिंग कर, देखिए समझते इसको, मतलब ये कि जब भी आप इसको कंप्यूटर में लिख के प्रिंट आउट करते हो तो आपको उसको इटैलिकाइज्ड करना पड़ता है, जिससे पता लगता है कि हाँ ये एक साइंटिफिक नेम है। लेकिन अगर आप जो है हैंड राइटिंग पे लिखते हो, जैसे मैंने लिखा फ्रॉग का नेम, तो इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी तो ये पता लग रहा है कि ये एक साइंटिफिक नेम है, ये इसका रूल है लिखने का। मैं पिछली बात वही जो मैंने आपको बताया कि पहला नेम हमेशा जेनेसिस में होता है और वो कैपिटल होता है, देखिए तमाम कैपिटल है, और जो लास्ट नेम होता है वो स्पीशी होता है और वो स्मॉल होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था ना मैंगो का था मैंगजाफ्रिया इंडिका, इसके अंदर एल था। ये एल इस वजह से है क्योंकि इस बायोनॉर्मल क्रिएचर को साइंटिस्ट लिनियोसिस ने डिस्कवर किया था। यहाँ इस पे इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे, उन ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने साइंटिफिक नेम दिए हैं, जिन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने साइंटिफिक नेम दिए उनके साइंटिफिक नेम के एंड पे कैपिटल एल है। इस वजह से मैंगो का जो है साइंटिफिक नेम मैंगजाफ्रिया इंडिका वो एल से डिस्क्राइब होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कन्वर्जेशन, अगर आप हाली कन्वर्जेशन का मतलब देखें तो किसी भी चीज़ को सिंपली केयर करना उसकी, और उसकी वैरायटी को मज़ीद फैलाना, इसका ये मतलब है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब, बायो का मीन लाइफ और डाइवर्सिटी मीन मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ जो दुनिया पे हैं, वर्ल्ड पे है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव एवरी काइंड ऑफ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। पाकिस्तान दुनिया के कुछ ऐसी कंट्रीज में से एक कंट्री है जिसके पास पूरा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है। मतलब ये कि पाकिस्तान की जितनी भी ज़मीन है वो ब्लैंड लैंडस्केप है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान के अंदर। जी, हमारे पास प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं एंड प्लेट्यू हैं। हमारे पास कोस्टल एरियाज़ हैं, कुछ मुल्कों के अंदर कोस्टल एरियाज़ नहीं हैं, मतलब कि साहिली इलाके नहीं हैं। अरबिक सी जो कराची में है, माउंटेन्स कराकरम रेंज है, और नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान के अंदर। मतलब हमारे पास चारों सीज़न हैं, हिल्स है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, हर चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, समुंदर, दरिया, हर चीज़ है पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से पाकिस्तान को बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है। अब देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का अमल कहीं हो रहा है पाकिस्तान में या नहीं हो रहा। The diversity contain diverse habitat and landscape that supports a rich biodiversity of both fauna and flora। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी ज़मीन, चाहे वो ज़रख़ीज़ हो या ना हो, या खूबसूरत हो या ना हो, उसको बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर मुल्क में आपका फना भी होता है, फ्लोरा भी होता है। फना से मुराद एनिमल्स, हवानात, और फ्लोरा से मुराद प्लांट्स, नबातात।
फना और फ्लोरा आपके हर जगह होते हैं। तो इन लोगों एनिमल्स और प्लांट्स की देखभाल के लिए इनको फॉरेस्ट चाहिए, जिसके लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एराइड एंड सेमी एराइड रीजन, मतलब एराइड मतलब बंजर ज़मीन है जहाँ पे फसलें उग सकती हैं, क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं, और सेमी बंजर ज़मीनें होती हैं, और सेमी एराइड नम बंजर ज़मीनें। Total land area of country possesses significant portion of country's biodiversity। अब यहाँ पे कह रहे हैं तकरीबन 2 से 3 तिहाइयों से एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशी जो है इंडेंजर्ड हो गई है, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट का लॉस हुआ है और एक्सप्लोजन और लॉस हुआ है, मतलब कि जिस एरिया में रहे थे वहाँ पे दरख्त काट दिए, जिसकी वजह से वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गए हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए हम पाकिस्तान या मुख्तलिफ़ कंट्री को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। वो फैक्टर जैसे डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स का कट जाना, ओवर ग्रीजिंग। कुछ ऐसे हरे भरे इलाके होते हैं जहाँ पे क्या नाम है चरवाहे होते हैं ना, बहाना बदोश, वो अपने जो है भेड़ बकरियाँ लेके वहाँ पे चले जाते हैं और वो फिर उस जगह को खा लेते हैं। सॉइल की इरोशन, सॉल्टिनिटी और वाटर लॉगिंग, ये तमाम मसले पाकिस्तान के अंदर भी और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती में कमी आ जाती है। दी कंटिन्यूसिंग लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट्स, मुसलसल प्लांट्स के कटने की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत नुकसान हो रहा है, और इनकी जो स्पीशीज़ है वो इंडेंजर्ड है, मतलब इनकी नस्ल की खुशी हो रही है, नस्ल ख़त्म हो रही है। कुछ ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो पूरी वर्ल्ड में, रेड पांडा, बैम्बू, ब्लैक फुटेड फ्रीटी। आप इसको नेट पर सर्च करके इसके बारे में तमाम चीज़ें देख सकते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हाथ में बायोडाइवर्सिटी है, ये वर्ल्ड वाइड होती है। अब इनको चाहिए कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को चाहिए कि इन तमाम इंडेंजर्ड स्पीशी, इन तमाम ऑर्गेनिज्म जो इंडेंजर्ड हैं उन पे अटेंशन दें और इनके मसाइल को हल करें। कन्वर्जेशन, यहाँ पे वही कह रहे हैं कि कन्वर्जेशन जो मैंने आपको पहली दफ़ा ही बता दिया था शुरू में, दोबारा बता देती हूँ। कन्वर्जेशन से मुराद सिंपली केयरिंग करना है, स्पीशीज़ को सेव करना और जितनी भी ज़िंदगियां हैं अर्थ पे उनको हिफाजत करना। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आज हमारी सेकंड लास्ट वीडियो हो चुकी है इस चैप्टर की। आज की आखिरी बात जान लें कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कभी हिम्मत ना हारें। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, लाइक टू माई वीडियो एंड प्लीज़ फॉलो टू माई इंस्टा पेज, जिसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।